ओके दोस्त, लास्ट पार्ट विच इज़ रेजिमेंटल थेरेपी IBT के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। तो 76 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हमाम थेरेपी इन इलाज बिल तदबीर। तो जब बात करें हमाम थेरेपी की, तो टू प्रमोट, ये प्रमोट करता है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन थ्रू इंड्यूस स्वेटिंग, टू डिस्क्राइब बॉडी वेट रैपिडली, टू स्ट्रेंथन जॉइंट या टू सप्रेस ऑल फॉर्म्स ऑफ फीवर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, टू प्रमोट एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन थ्रू इंड्यूस स्वेटिंग। 77 question. After leech therapy, a patient continued to bleed for several hours despite normal platelet count and intact coagulation factor. Which combined action of leech saliva best explain this prolonged bleeding? किसी की लीच थेरेपी करने के बाद प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रही है, इंस्पाइट की उसकी सारी चीज़ें नॉर्मल वैल्यूज़ आ रही हैं, तो भी इसकी क्या वजह हो सकती है? तो याद रखो, इसमें थ्रोम्बिन इनहिबिशन विद वेसोडाइलेशन हो गया, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ बाय विच तकमीद अचीव थेरेपेटिक बेनिफिट इन इलाज बिल तकमीद। देखो, तकमीद यानी कि आप गर्म जो है क्लॉथ्स या किसी चीज़ से सिकाई कर रहे हो, तकमीद हॉट हो या कोल्ड हो, और इसका जो बेसिक पर्पस होता है कि आप उसकी इन्फ्लेमेशन को वहाँ पे कम कर रहे हो, पेन को ख़त्म कर रहे हो और सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हो। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 79, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ तारीक? तारीक इन ट्रेडिशनल थेरेपी। तारीक मतलब स्वेटिंग वाली जो दवाइयाँ होती हैं, तो इस ना डाइजेशन पे इसका वो होता है, ना टेम्परेचर इतना वो करती है, ना मसल स्ट्रेंथ, बल्कि टू इंड्यूस स्वेटिंग फॉर थेरेपेटिक बेनिफिट के लिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट वुड बी लीस्ट सुटेबल फॉर आब्जन थेरेपी? आब्जन थेरेपी के लिए लीस्ट सूटेबल है तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वाला, हेमोरॉइड्स वाला, या पोस्टपार्टम डिस्कम्फर्ट, या पेरिनियल ओपनिंग, एक्सटेंसिव पेरिनियल ओपनिंग। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ अमराज निस्वान, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड न्यूरोलॉजी डिसीज, अमराज अथवाल। ठीक है, तीनों चीज़ें उन्होंने ऑप्स गाइनी और न्यू नेट दे दी एक साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 81, विच पेयर करेक्टली मैच अ कॉन्जेनिटल डिसीज विद इट्स प्राइमरी कॉज? तो इसका आता है हीमोफीलिया या स्पाइना बाइफिडा, कलर ब्लाइंडनेस, डायबिटीज़। इसका आंसर है, अगर देखें, स्पाइना बाइफिडा यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। हीमोफीलिया नहीं, और कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं, डायबिटीज़ भी नहीं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं है। उसके बाद आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन बलूगत एंड सिनेयास। तो बलूगत से आपको पता ही, रिप्रोडक्टिव एज, एंड सिनेयास इज द एंड। नाउ विच सिम्टम इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद अमराज रहम? तो रहम से रिलेटेड आपको पता है कि एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग है, ना कि लोअर बैक पेन एंड फ्रिक्वेंट यूरिनेशन या कफिंग। नाउ नेक्स्ट 84, a 15-year-old girl present with secondary amenorrhea, hirsutism, obesity, laboratory test LH-FSH ratio increase serum testosterone, तो most diagnosis PCOS का बिल्कुल क्लासिकल एग्जाम्पल है। Now a condition in which a woman may develop all the symptom of pregnancy accompanied by a growth in the uterus but there is actually no pregnancy is called। तो इसको हम रिजा बोलते हैं, रिजा, ये बहुत कॉमन टर्म है, तो इट इज़ रिजा। ठीक है। नाउ अ फुल टर्म न्यू बॉर्न इज नॉट ब्रीथिंग एट बर्थ बट हैज़ अ हार्ट बीट ऑफ 80 per minute, बहुत कम। विच इज़ द नेक्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू द न्यू नेटल रिससिटेशन गाइडलाइन? तो आपको पता है PPV जो है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है आपको देना होता है इसके अंदर, क्योंकि उसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम है। चेस्ट एक्सरे कंप्रेशन में बिगिन करते हैं अपन, अगर ये थोड़ी इतनी इसकी हार्ट बीट कम नहीं होती, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 9-year-old हिस्ट्री विद अ हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक डायरिया भी होता है, इसको ग्रोथ रिटार्डेशन भी है, इसके अंदर हिपेटोमेगली भी है, लिवर एंजाइम भी बड़े हुए आए हैं, तो क्या उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होगा? देखो, सिस्टिक फाइब्रोसिस में तो ये होता है कि लंग्स के अंदर थिक म्यूकस सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव में भी इसमें प्रॉब्लम आती है और रेस्पिरेटरी में भी प्रॉब्लम आती है। इंटरसेप्शन यानी कि जो आते हैं जो है एक दूसरे में फंस जाती हैं, तो दिस इज़ नॉट द थिंग कि उसको क्रोनिक डायरिया का ही है। पेप्टिक अल्सर में भी इतना नहीं होता। और इसका आता है सीलियक डिसीज। देखो, ग्लूटीन जो है आप लेते हो डाइट में, तो ये क्या करता है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है, जिसकी क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ प्रोटीन ग्लूटीन लेते हो अपने डाइट में, तो वो हजम नहीं होता है, तो क्योंकि ऑटो इम्यून की वजह से, और आपको डायरिया होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन, और इसकी वजह से क्या हो, हिपेटोमेगली और एंजाइम पे बड़े हुए आते हैं। तो दिस इज सीलियक डिसीज़। ठीक है, सीलियक डिसीज़। विच कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स मोस्ट इंडक्टिव ऑफ मीनियर डिसीज? में तो 3 ट्राइंगल बनता है, और ट्राइंगल में तीनों सिम्टम आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्टिगो, हेयरिंग लॉस एंड टिनिटस। क्योंकि आप देखोगे किसी भी पेशेंट में, तो ये क्लासिकल सिम्टम है मीनियर डिसीज़ के, जो कि हमने अपने ENT डिपार्टमेंट में देखा था। वर्टिगो, हेयरिंग एंड टिनिटस, ये ट्राइंगल बनता है, 3 क्लासिकल सिम्टम ऑफ मीनियर डिसीज। ठीक है। नाउ पिजन चेस्ट आपको पता है कि इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इन पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप? पिजन चेस्ट, कैरिटम भी बोलते हैं इसको, ऐसी कोई टर्म था उसका। इसका आंसर है एस्मा, ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, एम्बोलिज्म, निमोनिया नहीं है, एस्मा है, और पीडियाट्रिक एज ग्रुप है। नाउ 45-year-old वुमन प्रेजेंट विद पेनलेस है, हार्ड है, इरेगुलर ब्रेस्ट मास एंड एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी भी है, एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी, विच इज़ द मोस्ट लाइकली टू। देखो, लिम्फ में गई है, यानी कि आपको अल्टीमेटली पूरा पैसेज है जो है वो पूरा का कनेक्ट हो जाता है नीचे जाके, और ब्रेस्ट से, और डक्ट्स भी होती हैं उसके अंदर, तो
देखो ये क्या चीज़ें हो रही है कि उसके अंदर फाइब्रो एडिनोमा है, फाइलो ट्यूमर है, फैट नेक्रोसिस है, इन्फिल्ट्रेट। तो इसमें कोई भी फैट नेक्रोसिस इसलिए हटाना ज़रूरी क्योंकि अगर इसमें कोई ऐसा सिम्टम आता जिसमें उसके कुछ रिट्रैक्शन होता या फिर कोई ब्रूज वगैरह जैसे कुछ कलर चेंजिंग कुछ होता तो इसके अंदर फैट नेक्रोसिस हट जाता है, ठीक है, इस वजह से। अच्छा, फाइब्रो एडिनोमा जो रहता है वो उसके रेगुलर मार्जिन होते हैं एक्चुअली, तो इसमें लिखा इरेगुलर। और फाइलॉइड ट्यूमर भी बिल्कुल फाइब्रो एडिनोमा जैसा ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। Now ENT. Question number 91. When managing an acute anterior shoulder dislocation, what is the first step after confirming diagnosis? अगर किसी का anterior shoulder dislocation है, ये वर्ड ध्यान से सुनना क्योंकि हमने अपने रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अपने आंखों से देखा कि क्लोज रिडक्शन किया गया था उसका, और ये बहुत ही प्रोफेशनल लोग ही कर सकते हैं क्लोज रिडक्शन का। आप मतलब बिना सर्जरी के उसके डिसलोकेशन को सही करना, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है जो हाथ को जो है ना सही पोजीशन को करने के लिए कैसे कैसे स्टेप से उसको खींचते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्लोज रिडक्शन। ओपन रिडक्शन यानी कि सर्जरी के थ्रू, और इमीडिएट फिजिकल थेरेपी नहीं, जॉइंट रिप्लेसमेंट भी नहीं, ठीक है। नाउ व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पुश हार्ड एंड फास्ट व्हेन परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन ड्यूरिंग CPR। देखो CPR का मेन मकसद रहता है कि कम से कम वाइटल ऑर्गन्स पे तो जो है आपका ऑक्सीजन पहुँचे, तो CPR फास्ट करते हैं ताकि वाइटल ऑर्गन्स तक ये सर्कुलेट हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट तदिया इन हाई रिस्क सर्जिकल पेशेंट में। हाई रिस्क बढ़ाना है इन्फेक्शन का सर्जरी की बात, सर्जिकल पेशेंट में तो देखो ग्लाइसेमिक कंट्रोल करना, क्योंकि देखो किसी किसी को डायबिटीज़ होती है, उसकी वजह से भी क्या होता है इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो उसका अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स को सही किया जाए और हाइजीन को मेंटेन किया, हाइजीन तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक ऑल्सो नॉट, और प्रोफाइलेक्सिस एंटीफंगल नो। तो आप अगर हाइजीन प्रैक्टिस करें, स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल करें तो उसको सही होता है। अ ट्रॉमा टीम इज मैनेजिंग अ पेशेंट सदमा डिस्पाइट फ्लूड रेसिसिव, मतलब एक इंसान जो है उसको मैनेज कर रहे हैं, ट्रॉमा टर्म इज मैनेजिंग अ पेशेंट विद सदमा जो है मैनेज कर रहे हैं। इसमें आप फ्लूड रेसिसिटेशन दे रहे हो लेकिन फिर भी वो हाइपर टेंशन में जा रहा है और उसका परफ्यूजन भी सही नहीं है, तो क्या करना चाहिए नेक्स्ट? तो वेसोप्रेसर एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहिए, क्योंकि ये ना नेक्रोसिस करने से रोकता है। बीटा ब्लॉकर भी नहीं, एंटीबायोटिक भी नहीं, सर्जिकल डिकम्प्रेशन भी नहीं, बल्कि वेसोप्रेसर एडमिनिस्ट्रेशन ये टिश्यू नेक्रोसिस को रोकता है, कम से कम बचा लिया जाए। अ यंग एडल्ट प्रेजेंट विद एक्यूट पेन, स्वेलिंग, इरिथमा ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट, साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस देखते हैं तो शोज नीडल शेप, नेगेटिव बायफ्रिंजमेंट क्रिस्टल्स दिखते हैं। तो ये होता है अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो होता है हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है। अ पेशेंट विद एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा इज मोस्ट लाइकली टू कॉम्बिनेशन सिम्टम क्या होते हैं? देखो क्लोज एंगल हो गया तो आपको पक्का सीवियर पेन भी होगा, और क्योंकि फ्लूइड का जो है आना जाना जो है वो सही से नहीं हो पा रहा, तो उसको ही बोलते हैं एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। और इसमें एंगल क्लोज हो गया है, इतना क्लोज हो गया आपका देखो प्रेशर बढ़ेगा आँखों का, तो आई पेन होगा, आपको तरह तरह की रोशनी जो है वो दिखाई देंगी, हेलोज अराउंड लाइट्स एंड विथ माइल्ड डायलेटेड प्यूपल्स भी दिखाई देगा। A patient present with painless fluctuating swelling without local warm or redness. Which type of abscess is most consist with these finding? आपको होता है cold abscess, painless है, मतलब fluctuate भी होते हैं without local warm, तो cold abscess आप देखने को मिलता है। When performing मसनूए अमल तनफ़ुस, which step is essential to minimize the risk of gastric insufflation? तो अगर आप उसको जल्दी ऑक्सीजन दे रहे हो तो भी इसमें कोई वो नहीं होगा। अगर आप उसको हाईली ऑक्सीजन फ्लो रेट दे रहे हो या पिंचिंग कर रहे हो नॉस्ट्रिल में, वो भी नहीं है। इंश्योरिंग द एयरवेज properly position and open, तो ये आंसर करेक्ट है। नाउ इन यूनानी मेडिसिन विच प्रिंसिपल इज प्राइमरीली कंसिडर्ड व्हेन ट्रीटिंग क्रोनिक नॉन यूनियन ऑफ फ्रैक्चर? तो वो आप उसको अगर नॉन यूनियन ऑफ फ्रैक्चर है तो आप अगर उसको डाइटोथेरेपी देते तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेडिसिनल थेरेपी से भी आप फसद से तो स्टिमुलेट करेगा। बोन हीलिंग इस तदबीर रिजीम से इसका काम होगा। नाउ विच डायग्नोस्टिक imaging modality is most appropriate for a patient with persistent sciatica and a suspicion of herniated lumbar disc with neurological deficit? तो इसका आंसर है जब भी बात हो आपकी इस चीज़ की कि मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परसिस्टेंट शियाटिका है उसको, और उसको हर्निएटेड लंबर डिस्क भी है और न्यूरोलॉजिकल डिफिशिट भी है, तो उसको एक्सरे से तो नहीं होगा ही, क्योंकि अपन को अंदर तक पूरा देखना है। तो एक्सरे इज़ नॉट एंड अल्ट्रासाउंड भी नहीं है, CT भी नहीं, बल्कि MRI इज़ द गुड ऑप्शन ऑफ द लंबर स्पाइन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।